डांजो ने यह देखा और पुनर्जन्म लिया और इटाची के पीछे कुनाई से उनकी महत्वपूर्ण नस में वार किया। सफलता मिलने के बाद डांजो के चेहरे पर पागलपन का भाव आया। बाकी बचे हुए तो बस इटाची का कचरा और 9 टेल्स जिंचुरी की हैं। जैसे ही डांजो ने इटाची पर पीछे से वार किया, सस्के पूरी तेजी से इटाची के सामने पहुँचे और एक मुक्के से डांजो को तोड़ दिया। इससे पहले वह हमेशा चाहते थे कि इटाची उनकी आंखों के सामने मरे, लेकिन जब यह पल वास्तव में आया तो उन्हें खुशी नहीं हुई, बल्कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह वास्तव में हमेशा उम्मीद कर रहे थे कि नारुतो द्वारा बताई गई नरसंहार की सच्चाई सच होगी, और अभी डांजो और इटाची की बातों से उन्होंने मूल रूप से इसकी पुष्टि कर ली थी। पिछली लड़ाई में इटाची द्वारा उन्हें कई बार बचाने के दृश्य उन्हें बचपन में अपने बड़े भाई के लिए उनकी प्रशंसा याद दिला रहे थे। सस्के ने अपनी पूरी आवाज में जमीन पर पड़े इटाची पर चिल्लाया, जल्दी बताओ, ये गेंजुत्सु है ना? इटाची ने दर्द सहते हुए मुश्किल से मुस्कुराया। उन्होंने धीरे धीरे नारुतो की ओर देखा और फिर मुश्किल से सस्के को उनकी देखभाल के लिए सौंपने की बात कही। नारुतो पहले से ही जानते थे कि परिणाम यही होगा, क्योंकि इटाची का शरीर स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से बीमार था। फिर भी वह सस्के के सामने सुसानु और विभिन्न डोजुत्सु का प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह अपनी जीवन शक्ति को नष्ट कर रहे थे, जिससे वह इतने सतर्क होते हुए भी डांजो के पीछे से हमले को महसूस नहीं कर पाए। इटाची ने यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया। सस्के को इतना बड़ा होते देखकर और अंत में कोनोहा के उचिहा इटाची के रूप में कोनोहा के लिए एक और खतरा हटाने में सक्षम होने के कारण उन्हें अब कुछ भी नहीं खोना था। सस्के ने यह सुना और रुंधे गले से कहा, तो मेरा क्या? मुझे ऐसा बनाने वाले आप ही हैं भाई। सस्के के मुंह से लंबे समय बाद भाई सुनकर इटाची के दिल की मिठास उनके पूरे शरीर के तीव्र दर्द से ज्यादा थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस रोककर अकात्सुकी की सारी जानकारी नारुतो को बताने की तैयारी की। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा सारी जानकारी नारुतो को बताने की तैयारी की। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह सब कुछ जानते हैं और हाँ, वह सस्के की देखभाल करेंगे, लेकिन वह अकेले देखभाल नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों करेंगे। यह कहकर वह नीचे बैठ गए और सूर्य के निशान वाली अपनी दाहिनी हथेली इटाची के शरीर पर रख दी। सूरज जैसी चाकरा की लहरों ने इटाची के दर्द को कम कर दिया, लेकिन उन्होंने नारुतो से चाकरा बर्बाद न करने के लिए कहा, भले ही आप घातक बाहरी चोटों को ठीक कर दें, मेरा शरीर तो पहले ही छलनी हो चुका है। नारुतो ने चिढ़कर इटाची को अपनी ऊर्जा बचाने के लिए याद दिलाया, मेरे जुत्सु में बाधा मत डालो। लेकिन इटाची जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने सस्के को उनके पास आने का इशारा किया। वह विदाई से पहले त्सुकुयोमी का उपयोग करके सस्के को उस रात की सच्चाई बताना चाहते थे। जैसे ही त्सुकुयोमी सक्रिय हुआ, उचिहा के सच से जुड़ी सारी सच्चाई सस्के के दिमाग में तैर गई। यह जानने पर कि डांजो ने इटाची को धमकी देने के लिए उनके बचपन के खुद का इस्तेमाल किया था, सस्के ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। अचानक डांजो की आकृति नारुतो के पीछे दिखाई दी। उन्होंने विंड रिलीज वैक्यूम ब्लेड का उपयोग सीधे नारुतो के माथे पर किया। सफलता मिलने के बाद उनके चेहरे पर फिर से खुशी का भाव आया। आखिरकार 2 खत्म हो गए। नारुतो अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार इतना गुस्सा महसूस कर रहे थे। उन्होंने अचानक अपनी हथेली पीछे की ओर घुमाई। डांजो ने तुरंत अपने हाथ से उसे छू लिया, लेकिन कुछ देर बाद उनका शरीर फिर से गायब हो गया। इस समय इटाची का पीला चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सस्के को अंतिम विदाई दी। नारुतो ने देखा कि इटाची ने सस्के के दिल की गांठ खोल दी है, तो उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। इटाची के शरीर पर हल्की चमक आई। 6 पत्थों की शक्ति वाला मेंढक का निशान उनके सीने में घुसकर गायब हो गया। उसके बाद नारुतो ने ताली बजाई और धीरे धीरे खड़े हो गए और सस्के को बताया कि इटाची ठीक है। सस्के हैरान थे। इटाची सारी जानकारी नारुतो को बताया कि इटाची ठीक है। सस्के हैरान थे। इटाची के लाल चेहरे को देखकर यह मरने वाले व्यक्ति का रूप कहाँ है? इटाची की दृष्टि धीरे धीरे सामान्य हो गई। सस्के को साफ देखने के बाद क्या यह वही है जिसे अंतिम शक्ति कहते हैं? नारुतो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। हालांकि मुझे मेडिकल निंजुत्सु नहीं आता, लेकिन मैं इस तरह के मामूली घातक घावों को ठीक कर सकता हूँ। ससुके ने नारुतो की हथेली पर सूर्य के निशान को देखा और नारुतो के शांत भाव को भी वह अच्छी तरह जानते थे कि नारुतो की वर्तमान शक्ति उनसे कहीं ज्यादा है। उन्होंने अपनी आंतरिक खुशी को दबाते हुए जमीन पर पड़े इटाची से हल्के से कहा, तुम हमेशा अगली बार कहकर मुझे दूर धकेलते थे, लेकिन अंत में तुम लगभग मर ही गए थे। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम अपना वादा निभाओ। हालांकि इटाची को नहीं पता था कि उनकी पावर सर्ज कब तक चलेगी, फिर भी उन्होंने वादा किया कि इस बार वह निश्चित रूप से अपना वादा निभाएंगे। लेकिन इससे पहले चलो इस पुराने युग के अवशेष को खत्म करते हैं। को बताया कि सस्के और उनके भाई ने डांजो को फिर से खत्म करने का फैसला किया। इस समय डांजो पुल के ऊपर खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ उठाकर अपनी शरिंगन की पुष्टि की। 10 में से अब केवल हथेली में 1 बची थी। कोनोहा और पूरी शिनोबी वर्ल्ड के लिए उन्हें इस आखिरी मौके का फायदा उठाना ही था। डांजो बिजली की तेजी से तीनों के बीच में पहुंचे। नारुतो के मन को कुछ महसूस हुआ और वह तुरंत सस्के के सामने आ गए। इटाची ने तुरंत डांजो पर त्सुकुयोमी का उपयोग किया, लेकिन अगले ही पल डांजो ने इसे एक इजानागी से तोड़ दिया और तुरंत नारुतो के सामने
सामने फिर से प्रकट हुए। उन्होंने उन्मत्त होकर नारुतो से कहा, लापरवाह हो गए, मेरा लक्ष्य वास्तव में तुम हो, सस्के नहीं। यह कहते हुए डेंजो ने नारुतो पर कोतोआ मात्सुकामी सक्रिय कर दिया। सस्के ने जल्दी से चिदोरी शार्प स्पीयर से डेंजो को छेद दिया, लेकिन पहले ही देर हो चुकी थी। डेंजो ने तुच्छता से मुस्कुराया, मैंने उस आदमी के तुच्छ सपने को ठीक कर दिया है। भविष्य में उसका सपना होकागे बनना नहीं होगा, बल्कि उचिहा के सभी बचे हुए लोगों को मारना होगा। सस्के ने यह सुना और आग बबूला हो गए। उन्होंने अचानक डेंजो पर अमटेरासु सक्रिय कर दिया, लेकिन डेंजो काले धुएं में उन्मादी रूप से हंसे। इटाची की आंखें गंभीर थीं। उनकी दृष्टि वापस आने के कारण वह स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि डेंजो की आखिरी शेरिंगन बंद हो रही थी। उन्होंने सस्के को अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण नारुतो है। कोतोआ मात्सुकामी के प्रभाव में नारुतो अब दुश्मन है। नारुतो ने होश में आकर आंखें झपकाई। उन्होंने अपनी हथेली पर सन सील वापस ले लिया और देखा कि उचिहा भाई दोनों ने उनके सामने युद्ध की मुद्रा ले ली थी। उन्होंने भ्रमित होकर पूछा कि क्या हुआ। सस्के ने तुरंत जोर से चिल्लाकर नारुतो को हिलने से मना किया, तुम सुपर लूजर वास्तव में लूजर हो। उसके बाद उन्होंने धीरे से इटाची से पूछा, अब कोई रास्ता है? और इटाची का तरीका था नारुतो पर त्सुकुयोमी का उपयोग करना। त्सुकुयोमी 70 साल तक का गेंजुत्सु संसार बना सकता था। उन्हें बस नारुतो को 16 साल के लिए सुलाने की जरूरत थी, ताकि शिसुई की आंखें ठीक होने के बाद नारुतो की इच्छा शक्ति को फिर से लिखा जा सके। सस्के का दिल भारी था, लेकिन इस समय कोई रास्ता नहीं था। इटाची का त्सुकुयोमी अचानक सक्रिय हुआ। नारुतो हैरान थे। उन्होंने आसानी से इटाची के त्सुकुयोमी को तोड़ दिया, फिर अचानक उनका शरीर गायब हो गया और अगले ही पल वह डेंजो के सामने प्रकट हुए। उन्होंने एक हाथ से डेंजो के गाल को पकड़ा और गुस्से में डेंजो को सस्के और इटाची पर गेंजुत्सु को तोड़ने के लिए कहा। यह कहकर उन्होंने 6 पाथ्स सेज मोड सक्रिय कर दिया। उनके पीछे कई ट्रूथ सीकिंग बॉल्स दिखाई दिए। सस्के और इटाची ने एक दूसरे को देखा। इटाची ने कहा कि वह शिसुई की क्षमता को अच्छी तरह जानते हैं। नारुतो निस्संदेह शिसुई के कोतोआ मात्सुकामी से प्रभावित हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जो बहुत हद तक उनके पीछे के काले गोलों से संबंधित हो सकता है। सस्के ने यह सुना और हैरान और खुश थे। वह आदमी अब कितना शक्तिशाली हो गया है। डेंजो को विश्वास नहीं हो रहा था। फ्लैशबैक के एक दौर के बाद उन्होंने अचानक अपनी ऊपरी शरीर के कपड़े फाड़ दिए और सीलिंग जुत्सु को उजागर किया। इटाची ने तुरंत उनके शरीर पर खुदे हुए 4 सिंबल सीलिंग टेक्निक को पहचान लिया। उन्होंने नारुतो पर चिल्लाकर डेंजो से जल्दी दूर जाने के लिए कहा। नारुतो ने इटाची की चिंता भरी बातें सुनी और मुस्कुराए, तो उन्हें कोतोआ मात्सुकामी द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने डेंजो के शरीर में एक ब्लैक रिसीवर मारा। डेंजो का चक्रा तुरंत अव्यवस्थित हो गया। उनके शरीर से निकलने वाली काली ज्वालाएं वापस सिकुड़ गईं और फिर 4 सिंबल सीलिंग टेक्निक का जुत्सु धीरे धीरे फीका पड़ गया। डेंजो हैरान थे कि यह सब क्या हो रहा है। मानसिक स्थान में कुशिना ने अपना मुंह बनाया और कहा, डेंजो का यह सीलिंग जुत्सु बहुत मोटा है। उजुमाकी क्लैन के सामने दिखावा मत करो। अंत में शिनोबी वर्ल्ड के अंधेरे प्रतिनिधि डेंजो आखिरकार यहाँ समाप्त हुए। इटाची आगे बढ़े और शिसुई की आंख वापस ले ली और उस आंख को कौवे की दूसरी आंख में डाल दिया। नारुतो ने इटाची से पूछा कि उनकी आगे क्या योजना है। इटाची को अभी भी लग रहा था कि वह अपनी अंतिम शक्ति पर हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वह पहले उचिहा क्लैन के कब्रिस्तान में जाना चाहते थे और फिर जो काम करना बाकी है उसे पूरा करना चाहते थे। सस्के थोड़े दुखी थे। मुश्किल से तो भाई के साथ गलतफहमी दूर हुई है। क्या हमें फिर से अलग होना पड़ेगा? इटाची ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह भी कोनोहा से गहरा प्यार करते हैं और को तोड़ दिया। फिर रखा। इस समय नारुतो ससुके को लेकर होकागे के कार्यालय पहुँचे। सुनादे ने सस्के को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, उचिहा नरसंहार के बारे में गांव का समय आ गया है कि तुम्हें एक स्पष्टीकरण दे। ये कहते हुए उन्होंने सस्के को एक स्क्रॉल दिया। सस्के ने स्क्रॉल खोला और ध्यान से देखा। उसमें वर्णित सच्चाई वैसी ही थी जैसी इटाची ने उन्हें दिखाई थी। सुनादे ने खेद व्यक्त किया, इस मामले में कोनोहा की बड़ी जिम्मेदारी है। उस समय थर्ड होकागे ने संघर्षों को निपटाने के लिए एक पूर्ण रणनीति होने का वादा किया था, लेकिन अंत में चीजें इस तरह से विकसित हुई। सस्के ने शांति से सुना और स्क्रॉल को वापस रख दिया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने कहा कि नफरत अब मायने नहीं रखती। वह अपने भाई की उम्मीद के मुताबिक उन चीजों की रक्षा करेंगे जिनकी वह परवाह करते हैं, खासकर क्योंकि गांव में ऐसे लोग हैं जिनकी वह परवाह करते हैं। सस्के की प्रतिक्रिया पर सुनाडे थोड़ी हैरान थी। लगता है ओरोचिमारू ने इन वर्षों में तुम्हारे दिमाग को अच्छी तरह से तराशा है, उन बेवकूफ गुरु और शिष्य की तरह नहीं जो 3 साल के प्रशिक्षण के बाद भी बेवकूफ ही रहे। सस्के ने हल्के से मुस्कुराया
और नारुतो से विदा ली। आगे उन्होंने अपनी मूल योजना के अनुसार करीन और सुइगेत्सु को भर्ती करने के लिए ओरोचिमारू के उत्तरी ठिकाने पर जाने का इरादा किया। जिराया ने सस्के के जाते हुए देखा और 3 साल पहले के बसने वाले की याद दिलाई। तुम बिल्कुल उसके जैसे होते जा रहे हो। नारुतो ने भी जल्दी से अपने गुरु को विदा किया। आगे उन्हें एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करनी थी, क्योंकि डांजो ने हशिरामा की कोशिकाओं पर शोध करते समय अपने अधीनस्थ युकीशी को कोडनेम ऑक्स हेड हेवनली किंग नामक एक योजना को लागू करने के लिए कहा था। योजना में निशान वास्तव में ओत्सुत्सुकी कगुया के कुछ प्रकार के अंतरिक्ष सीक्रेट जुत्सु थे। अतीत में बोरुटो के सहपाठी युइनो इवाई के शरीर पर गोजू टेनो सक्रिय होने के कारण शिनोबी वर्ल्ड का समन्वय ओत्सुत्सुकी क्लैन द्वारा खोजा गया था, जिसके तुरंत बाद शिनोबी रखा। इस समय से अलग होना पड़ेगा। इटाची ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह भी कोनोहा से गहरा प्यार करते हैं और सस्के को बदलने वाला व्यक्ति अब मैं नहीं हूँ। ये कहते हुए उन्होंने नारुतो की ओर देखा। नारुतो ने सस्के को चिंता न करने के लिए कहा, अभी बहुत समय है। उसके बाद तीनों ने मिलकर कोनोहा लौटने का रास्ता तय किया। गाँव लौटने के बाद नारुतो मूल रूप से त्सुनाडे से इटाची के शरीर की पूरी तरह से जाँच करने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इटाची कोनोहा के लिए एक भगोड़ा शिनोबी थे, होकागे के रूप में त्सुनाडे का सीधे उनसे संपर्क करना हमेशा अनुचित था, इसलिए यह काम सकुरा को सौंप दिया गया। सकुरा पहली बार सस्के के भाई से मिल रही थी और उसके मन में आश्चर्य और खुशी दोनों थी। जांच पूरी होने के बाद इटाची ने स्वस्थ रिपोर्टों को देखा और उनका दिल गर्मजोशी से भर गया और उन्होंने नारुतो की ओर देखा। नारुतो, इटाची और सस्के तीनों एक साथ उचिहा के पुराने स्थान पर पहुंचे। क्लैन नरसंहार की रात के बाद से यह जगह कोनोहा के लिए एक वर्जित क्षेत्र बन गई थी। कभी की हलचल भरी और समृद्ध जगह अब केवल टूटी हुई दीवारों और बढ़ती घास से घिरी हुई थी। इटाची लंबे समय तक चुप्पी में डूब गए। क्लान के सदस्यों के रोने और गिरने की तस्वीरें और उनके माता पिता द्वारा विदाई से पहले दी गई जिम्मेदारी उनके दिमाग में फिर से उभर आई। वह जमीन पर घुटने टेक दिए और पश्चाताप के आंसू फिर से बहाए। कसम खाई कि वह इस नए शरीर का उपयोग करके दुनिया के भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने के लिए करेंगे। अतीत को अलविदा कहने के बाद इटाची ससुके की अनिच्छुक आंखों के बीच मुस्कुराते हुए कोनोहा से चले गए। उन्होंने अकात्सुकी में वापस जाने और उन खतरनाक लोगों पर नजर रखने की योजना बनाई, लेकिन 8 साल पहले अकात्सुकी में शामिल होने के विपरीत यह मिशन पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित था, क्योंकि सस्के के प्रति अपने प्यार की तरह वह कोनोहा की इस भूमि से भी प्यार करते थे। इस समय गांव के बाहर इटाची का इंतजार कर रहे किसामे की लड़ाई मिशन से लौट रही माइट गाय की टीम से हो रही थी। एक कौआ अचानक किसामे के सिर के ऊपर से उड़ गया। किसामे को तुरंत एहसास हुआ कि यह इटाची का संकेत है। उन्होंने तुरंत वाटर रिलीज एक्सप्लोडिंग वाटर शॉकवेव का उपयोग करके गाय की टीम को रोक दिया और फिर जल्दी से भागकर इटाची से मिले। इटाची के लाल और चमकदार आंखों वाले चेहरे को देख जैसे ही वह ऑक्स हेड हेवनली किंग के ठिकाने की तलाश कर रहे थे, मास्क्ड मैन अचानक उनके पीछे प्रकट हो गए। चूंकि नारुतो ने कई बार अकात्सुकी को टेल्ड बीस्ट पकड़ने से रोका था, मास्क्ड मैन ने नारुतो से खुद मिलने का फैसला किया। नारुतो हैरान भी थे और खुश भी, क्योंकि वह भी मास्क्ड मैन को ढूंढने की सोच रहे थे। अब अकात्सुकी में केवल मास्क्ड मैन और ब्लैक जेत्सु ही बचे थे, जो उनके आदमी नहीं थे। नाइन टेल्स चक्रा मोड में मिनाटो ने मास्क्ड मैन के पीछे फ्लाइंग थंडर गॉड का निशान महसूस किया। फ्लाइंग थंडर गॉड का निशान मिटता नहीं है। वह वास्तव में 16 साल पहले नाइन टेल्स आपदा का मास्टरमाइंड था। हालांकि नारुतो की यादों को देखने के बाद मिनाटो पहले से ही जानते थे कि मास्क्ड मैन ओबिटो है, लेकिन जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की तो उनका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया कि अगर वह उस रात उस व्यक्ति को ओबिटो के रूप में पहचान पाते तो वह उसे सफलता पूर्वक रोक सकते थे और उसे सही रास्ते पर वापस ला सकते थे। तब नारुतो को भी एक्सपायर्ड दूध पीकर बड़ा नहीं होना पड़ता। नारुतो ने मिनाटो की भावनाओं में उतार चढ़ाव महसूस किया। उन्होंने मिनाटो से खुद को दोषी न ठहराने के लिए कहा, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी ओबिटो को नहीं पहचान पाता, और वैसे भी क्या अब हम सब परिवार के रूप में फिर से एकजुट नहीं हो गए हैं? नारुतो की बात सुनकर मिनाटो ने संतुष्टि से मुस्कुराया और नारुतो के एक उत्कृष्ट युवक के रूप में बड़े होने पर आह भरी। इस बीच कुशिना गुस्से से आग बबूला थी और नारुतो को ओबिटो को सबक सिखाने के लिए कह रही थी। मैंने उस समय उसका इतना ख्याल रखा था। ओबिटो ने एक उचिहा जैसा रुख अपनाया और कहा कि नाइन टेल्स आज उन्हें हर हाल में चाहिए। इस पर नारुतो ने अचानक चौंकाने वाली बात कही, अपना असली चेहरा दिखाओ, उचिहा ओबिटो। ये सुनते ही ओबिटो के मास्क के नीचे का चेहरा पसीने से भीग गया। उन्होंने नारुतो से सवाल किया कि उन्हें उनकी पहचान कैसे पता चली। नारुतो ने हल्के से कहा, शायद कनाबी ब्रिज की लड़ाई के समय से ही पता चल गया था। ओबिटो की आंखें ठंडी पड़ गईं और उन्होंने सिसकारी ली। लगता है अब तुम्हारे सामने अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मारने के बाद मैं अपने शेरिंगन से पूछताछ करूंगा। इतना कहकर उनकी दाहिनी आंख मनगेक्यो में बदल गई और उन्होंने जैसे ही वह
दाहिनी आंख मनगेक्यो में बदल गई और उन्होंने कमुई की विकृत क्षेत्र के साथ फायर रिलीज को मिलाकर वॉर्टेक्स डांस लॉन्च किया। नारुतो ने कहा कि यह चाल वास्तव में यादगार है और उन्होंने पिछली जिंदगी की तरह नाइन टेल्स की पूंछ का इस्तेमाल करके फायर रिलीज को दूर फेंक दिया। ओबिटो की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुम पहले ही परफेक्ट जिंचुरिकी बन चुके हो, इसीलिए इतने आत्मविश्वासी हो, लेकिन अगर शक्तिशाली बल लक्ष्य को भेद नहीं पाता है तो वह बेकार है। यह कहते हुए ओबिटो नारुतो के चाक्रा हाथ से टकराने से बचने के लिए उससे गुजर गए। नारुतो ने यह देखकर दर्जनों शैडो क्लोन्स बनाए। उन्होंने हर क्लोन को रासेंगन पकड़े हुए ओबिटो की ओर तेजी से भागने के लिए कहा। ओबिटो की गुजरने की अवधि लगभग 5 मिनट है। नारुतो ने शैडो क्लोन्स के निरंतर हमलों का उपयोग करके ओबिटो की गुजरने की अवधि को खत्म करने की योजना बनाई। हमला करते समय नारुतो ने ओबिटो द्वारा अतीत में कही गई बातों को हूबहू उन्हें दोहराया। काकाशी सेंसे तुम्हें बहुत याद करते हैं। ओबिटो ने रोकते हुए ताना मारा। रिन की रक्षा करने में नाकाम रहने वाला काकाशी सिर्फ एक धोखेबाज है। उन्होंने समय का फायदा उठाकर नारुतो के शैडो क्लोन्स को एक एक करके छेद दिया और फिर नारुतो के पीछे प्रकट होकर अचानक हमला किया। लेकिन नारुतो के पास दुर्भावना को महसूस करने की क्षमता थी। उन्होंने आसानी से ओबिटो के हमले को चकमा दे दिया। ओबिटो थोड़ा हैरान हुए। वास्तव में 4th होकागे के बेटे हो, क्या तुम्हारी गति येलो फ्लैश से भी ज्यादा हो गई है? नाइन टेल्स चक्रा मोड में मिनाटो ने भी आह भरी कि ओबिटो की प्रतिक्रिया की गति पहले से भी तेज हो गई है। नारुतो के चेहरे पर मुस्कान थी। पिछली जिंदगी में उन्होंने ओबिटो के साथ रस्साकशी की थी, इसलिए वह जानते थे कि ओबिटो के दिल में क्या है। उन्होंने चौंकाने वाली बात कही, तुम भी मेरी तरह होकागे बनना चाहते थे, है ना? यह सुनकर ओबिटो का शरीर कांप उठा और उन्होंने नारुतो को तुरंत चुप रहने के लिए कहा। मुझे इस उबाऊ, सड़ी हुई और झूठी दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है। केवल इन्फिनिट त्सुकुयोमी ही इस दुनिया का असली ठिकाना है। यह कहते हुए उन्होंने अपने कलाई पर एक चेन बांध ली। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी कलाई से पसीना बह रहा है। शुक्र है कि अचानक हुई बारिश ने उनकी शर्मिंदगी को कम। दाहिनी आंख मनगेक्यो असली ठिकाना है। यह कहते हुए उन्होंने अपने कलाई पर एक चेन बांध ली। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी कलाई से पसीना बह रहा है। शुक्र है कि अचानक हुई बारिश ने उनकी शर्मिंदगी को कम कर दिया। ओह, यह तो बारिश है। हाँ, मेरे जैसा आदमी इस दूध पीने वाले बच्चे से लड़ते हुए पसीना क्यों बहाएगा? अगला कदम, अगर मेरी हथेली उस आदमी को छू पाती है तो सब खत्म हो जाएगा। नारुतो ने भी अपनी हथेली में एक रसेंगन केंद्रित किया। दोनों एक दूसरे की ओर भागे। दोनों के टकराने के एक पल बाद नारुतो ने आगे की ओर एक कुनाई फेंकी जो ओबिटो के मास्क से होकर गुजर गई। यह दृश्य 16 साल पहले जैसा ही था, लेकिन ओबिटो दोबारा धोखा खाने वाले नहीं थे। उन्होंने नारुतो की ओर हाथ बढ़ाया, हमला करने का नाटक किया, जबकि वास्तव में फेजिंग की स्थिति बनाए रखी। नारुतो को ओबिटो के हमले के लिए ठोस होने की कमजोरी पता थी, इसलिए आखिरी पल में उन्होंने अति तीव्रता का उपयोग करके ओबिटो के पीछे फ्लैश किया और रासेंगान के साथ जोरदार मुक्का मारा, लेकिन उनका शरीर ओबिटो के शरीर से होकर गुजर गया। नारुतो थोड़ा हैरान थे। यह ओबिटो तो मेरे अनुमान से एक कदम आगे था। दोनों के एक दूसरे को पार करने के बाद ओबिटो ने चेन का उपयोग करके नारुतो के शरीर को कमर से कस दिया और फिर मुड़कर नारुतो की पीठ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि वह जीत गए, लेकिन उनकी हथेली के नारुतो को छूने से ठीक एक पल पहले नारुतो अचानक फिर से ओबिटो के ऊपर दिखाई दिए और एक जोरदार मुक्के से ओबिटो के मास्क पर वार किया। यह मुक्का 16 साल पहले मेरे पिताजी और माँ की ओर से है। तुम एहसान फरामोश आदमी। 16 साल बाद आया। यह क्रोधित मुक्का जमीन पर फट गया। मिनाटो और कुशिना यह दृश्य देखकर गहरे तक भावुक हो गए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और रो दिए। धुआं छोड़ने के बाद ओबिटो धीरे धीरे उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सेज मोड में नारुतो का उनके अवशोषण से बचना भौतिकी के नियमों का उल्लंघन था। नारुतो ने हल्के से मुस्कुराया। फ्लाइंग थंडर गॉड का निशान कभी नहीं मिटता। मैंने बस 16 साल पहले मिनाटो द्वारा तुम्हारी पीठ पर छोड़े गए निशान का उपयोग करके फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु को सक्रिय किया। यह हुए उन्होंने अपने कलाई पर एक चेन बांध ली। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी कलाई कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पेट में 2 लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले 16 साल पहले तुमने मुझ पर गर्म पैड लगाने का जो हिसाब छोड़ा था उसे चुकाओ। यह कहते हुए नारुतो ओबिटो की ओर तेजी से बढ़े। ओबिटो होश में आए और उन्होंने एक शक्तिशाली कमुई विकृत क्षेत्र जारी किया। उनके आंख से अचानक एक काले रंग का टेल्ड बीस्ट बॉल बाहर निकला जो जबरदस्त ताकत के साथ आगे बढ़ा। नारुतो हैरान थे। इस आदमी के पास टेल्ड बीस्ट बॉल कैसे है? अचानक उनके मानसिक स्थान में 3 टेल्स का चक्रा पानी
पानी की सतह पर उभरा। थ्री टेल्स ने नारुतो को कारण बताया। ओबिटो ने उसके असली शरीर को कमुई डिमेंशन में कैद कर लिया था और वह उसे शरिंगन से नियंत्रित कर रहा था। नारुतो ने यह सुनकर अचानक महसूस किया। उन्होंने तुरंत टेल्ड बीस्ट में परिवर्तित होकर उड़ते हुए टेल्ड बीस्ट बॉल पर उंगली से वार किया, जो बिना फटे ओबिटो के शरीर से वापस गुजरा और फिर दूर क्षितिज पर विस्फोटित होकर एक मशरूम क्लाउड बन गया। ओबिटो ने नारुतो की तीक्ष्णता की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि इससे स्थिति नहीं बदलेगी। जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई, थ्री टेल्स के 4 टेल्ड बीस्ट बॉल्स फिर से हमला करने के लिए आए। नारुतो ने तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड का उपयोग करके कोनोहा विलेज में वापस उड़ान भरी। टेल्ड बीस्ट बॉल्स से बचने के बाद फिर से मूल स्थान पर वापस आ गए। ओबिटो यह देखकर शांत हो गए। किसी को नहीं पता था कि इस समय उनके मास्क के नीचे क्या अभिव्यक्ति थी। इस समय नारुतो का कोतोआ मात्सुकामी फिर से शुरू हुआ। पिछली जिंदगी में ओबिटो के साथ रस्साकशी करने के कारण उनकी हर बात ओबिटो के कमजोर बिंदुओं पर वार करती थी। भले ही तुम उचिहा के नियंत्रण में रहे हो, तुम अभी भी ककाशी सेंसे के दोस्त हो, पिताजी के अधीनस्थ हो और सस्के की तरह उचिहा क्लैन के सदस्य हो और मेरे जैसे ही सपने देखने वाले सीनियर हो। इन चीजों को तुम कभी मिटा नहीं सकते। यह कहते हुए नारुतो के सिर के पीछे 9 ट्रूथ सीकिंग बॉल्स दिखाई दिए। ओबिटो ने नारुतो के 6 पाथ्स मोड को देखकर अनैच्छिक रूप से एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने नारुतो से सवाल किया कि यह किस तरह की शक्ति है। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पेट में 2 लोग। उन्होंने नारुतो से सवाल किया कि यह किस तरह की शक्ति है। इस समय नारुतो से निकल रहा दबाव उस समय के मडारा से भी ज्यादा था। नारुतो ने एक ओर ट्रूथ सीकिंग बॉल को भाले में बदला तो दूसरी ओर कहा, उचिहा ओबिटो के रूप में यहाँ आओ और अपने किए गए अपराधों की भरपाई करो। कुशिनानी तुम्हारी हर पल निगरानी कर रही है। ये सुनकर ओबिटो का दिल तेज धड़कने लगा। वह अनैच्छिक रूप से फेजिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन नारुतो के ट्रूथ सीकिंग बॉल भाले ने एक ही पल में उनके दिल को छेड़ दिया। जैसे ही उन्होंने ट्रूथ सीकिंग बॉल भाले से ओबिटो के दिल को छेदा, ब्लैक जेट्सु और व्हाइट जेट्सु अचानक ओबिटो के बगल में दिखाई दिए। व्हाइट जेट्सु ने तुरंत अपने शरीर को कमजोर ओबिटो से जोड़ दिया। थोड़ा स्वस्थ होने के बाद ओबिटो ने अपने सामने चमकते हुए नारुतो की ओर देखा। एक पल के लिए हैरान रह गए और धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। नारुतो ने यह देखकर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह ओबिटो को केवल प्रतिद्वंद्वी मानते थे, दुश्मन नहीं। निकट भविष्य में उन्हें ओत्सुत्सुकी क्लैन का एक साथ सामना करने के लिए ओबिटो के 2 कमुई की जरूरत होगी। उन्होंने भाले को वापस ट्रूथ सीकिंग बॉल में बदल दिया और 6 पाथ्स मोड से बाहर आ गए। कुरामा ने तुरंत ट्रूथ सीकिंग बॉल के उनके इस्तेमाल की तारीफ की कि वह पहले से ज्यादा माहिर हो गए हैं और पिछली जिंदगी की तरह लापरवाही से ट्रूथ सीकिंग बॉल को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। नारुतो ने यह सुनकर गर्व से कहा, 6 पाथ्स की शक्ति मेरे पास है, इसलिए जीतना तो स्वाभाविक है। इस समय 2 जन्मों के युद्ध अनुभव के साथ 6 पाथ्स पावर की उनकी समझ उस समय के खुद से पूरी तरह से आगे थी। अब अगर उन्हें 6 पाथ्स उचिहा मदारा भी मिलते हैं तो वह डरेंगे नहीं। इस समय अकात्सुकी के बेस में ओबिटो ने पहले ही व्हाइट जेट्सु के शरीर का उपयोग करके अपने शरीर के छेद को मरम्मत कर लिया था। ब्लैक जेट्सु और व्हाइट जेट्सु को विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई ओबिटो को नुकसान पहुंचा सकता है। ओबिटो ने अभी अभी नारुतो की शक्ति को याद किया, साथ ही फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु को भी। वह आदमी परफेक्ट जिंचुरिकी से कहीं ज्यादा है। उन्होंने ब्लैक जेट्सु और व्हाइट जेट्सु को 9 टेल्स जिंचुरिकी से सावधान रहने के लिए कहा। अगर वह मिलते हैं तो अस्थायी रूप से मिशन को छोड़ सकते हैं। ब्लैक जेट्सु और व्हाइट जेट्सु ने सिर हिलाया और बेस से भूमिगत होकर गायब हो गए। जब ओबिटो एक नया मास्क पहनने की तैयारी कर रहे थे तो उनके हाथ अनैच्छिक रूप से रुक गए। नारुतो की बातें उनके कानों में लगातार गूंज रही थीं, जिससे उनका दिल थोड़ा कांप गया। इस दुनिया से कोई उम्मीद नहीं होने का उनका दृढ़ विश्वास नारुतो से दुनिया से कोई उम्मीद नहीं होने का उनका दृढ़ विश्वास नारुतो के साथ मुठभेड़ के बाद हिल गया था। उन्हें समझ नहीं आया कि नारुतो ने उनके दिल पर लगे टैलिस्मन्स को क्यों हटाया और उन्हें सीधे क्यों नहीं मारा। इसके अलावा नारुतो मदारा की योजना के बारे में भी सब कुछ जानते थे। वह आदमी आखिर कौन था? संदिग्ध होते हुए ओबिटो वहीं से गायब हो गए। इस समय वैली ऑफ क्लाउड्स में हाइडान और काकुजु को 2 टेल्स युगिटो नी को पकड़ने का आदेश मिला था। इमॉर्टल डुओ के जोरदार हमले के तहत हाइडान को जल्द ही युगिटो का खून मिल गया। वह पागलों की तरह हंसे और लोहे की छड़ से अपने पैर को छेड़ने के लिए अनुष्ठान शुरू करने ही वाले थे, लेकिन तभी 8 टेल्स की एक पूंछ ने अचानक उन्हें जकड़ लिया और उन्हें अनुष्ठान के घेरे से बाहर फेंक दिया। युगिटो ने किलर बी की ओर अविश्वास से देखा और सवाल किया कि वह यहाँ क्यों थे। पहले युगिटो ने गांव को नुकसान न पहुँचाने के लिए काकुजु को अकेले में दूर एक एकांत जगह पर खींच लाई थी। किलर बी ने नारुतो की पिछली जिंदगी की यादें देखी थी, इसलिए उन्होंने हमेशा एक पूंछ वाले क्लोन को यहाँ तैयार रखा था। इस बार आखिरकार
आखिरकार उन्होंने वीरता से सुंदरी को बचाया। उन्होंने रैप करते हुए कहा कि वह नारुतो की अमानत को निराश नहीं कर सकते। इस समय हाइडन दौड़ते हुए अनुष्ठान के घेरे में वापस जाने वाले थे, लेकिन काकुजू ने अचानक टेंटेकल्स से उन्हें रोक दिया। हाइडन ने पीछे मुड़कर चिल्लाया कि काकुजू क्या कर रहे हैं। काकुजू ने गुस्से में हाइडन को अनदेखा कर दिया। वह आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए कहा, तो आप दोनों नारुतो कुन के दोस्त हैं। पहले हमारी जल्दबाजी के लिए हमें खेद है। किलर बी यह सुनकर अचंभित रह गए। अचानक उनके रवैया में 180 डिग्री का बदलाव क्यों आ गया। काकुजू ने हंसते हुए कहा कि वह अपनी आय को नष्ट नहीं करेंगे। नारुतो अब उनके सबसे बड़े अमीर ग्राहक थे। युगिटो ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और हैरानी से कहा, अकत्सुकी का लक्ष्य जिनचुरिकी को पकड़ना नहीं है। काकुजू ने दोनों को हक्का बक्का देखकर मानव आकार के 2 सोने के पिंडों जैसा महसूस किया। आखिरकार बातचीत के बाद किलर बी ने काकुजू को एक पूंछ वापस जाने और रिपोर्ट करने के लिए दी और दोनों ऑक्टोपस के पैर में बदले हुए किलर बी को खींचकर क्लाउड विलेज से चले गए। किलर बी को विश्वास नहीं हो रहा था, वह नारुतो तो सच में अप्रत्याशितता में नंबर 1 शिनोबी है। इस समय कोनोहा विलेज में नारुतो को एक छींक आई। अचानक वह और कुरामा दोनों गंभीर दिखने लगे, जैसे कि किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। कोनोहा के आसमान में एक मजबूत दुर्भावना प्रकट हुई। नारुतो ने महसूस किया और होकागे रेजिडेंस की ओर देखा। आने वाला व्यक्ति ओत्सुत्सुकी इशिकी का पात्र जिगेन था। यहाँ से कोई उम्मीद वाला स्पेस टाइम गेट दिखाई दिया। अचानक आई तेज दुर्भावना से नारुतो का शरीर अनैच्छिक रूप से ठहर गया और आने वाला व्यक्ति जिगेन था। नारुतो ने गंभीर चेहरे के साथ एक बड़ा दुश्मन सामने होने जैसा महसूस किया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिगेन इतनी जल्दी दिखाई दे सकते हैं। जब जिगेन और नारुतो की आंखें मिली तो जिगेन का चेहरा भी गंभीर हो गया, क्योंकि नारुतो के अंदर की ऊर्जा उनके वर्तमान स्वरूप से भी ज्यादा विशाल थी। जिगेन के हाथ उठाते ही नारुतो ने तुरंत 6 पाथ्स मोड को सक्रिय किया और कई ब्लैक रॉड्स फेंकी। दोनों पक्षों की काली छड़ें हवा में एक दूसरे से टकराईं। जब नारुतो ने ऊपर देखा तो जिगेन पहले ही स्पेस टाइम निंजुत्सु का उपयोग करके कोनोहा से चले गए थे। नारुतो ने अभी अभी फेंके गए ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को वापस लिया, जो कुछ देर पहले शांत दिख रहे थे। वह अचानक गंभीर हो गए, क्योंकि जिगेन ने आसानी से उनके ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को रोक दिया था। सीलिंग स्पेस में कुरामा धीरे धीरे उठे और हल्के से बोले, जब वह आदमी गाँव में दिखाई दिया तो तुम डर गए थे, है ना? नारुतो पहले थोड़ा चुप रहे, फिर स्वीकार किया कि वह वास्तव में डरे हुए थे, क्योंकि पिछली जिंदगी में कुरामा ने खुद को जला दिया था उसी व्यक्ति से निपटने के लिए। कुरामा ने नारुतो को हमेशा की तरह झगड़ने वाले रवैया से अलग देखा तो वह थोड़ा भावुक हो गए। हालांकि उस समय बरियोन मोड इशिकी को हराने का एकमात्र तरीका था, लेकिन अगर नारुतो को कीमत पहले से पता होती तो वह कुरामा को ऐसा नहीं करने देते। उन्होंने कुरामा से कहा कि इस बार खुद से फैसला न करें। हालांकि वर्तमान में वह उस आदमी का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा और समय मिल जाए तो उनके पास उसे हराने का तरीका जरूर होगा। नारुतो को अपनी इतनी परवाह करते हुए देखकर कुरामा ने गर्व से कहा कि वह इतनी जल्दी उस तरफ नहीं जाना चाहते। इस समय नारुतो के मानसिक स्थान से बाहर जाते हुए देखकर उन्हें आखिरकार समझ में आया कि भविष्य में वह उसके लिए खुद को क्यों जला देंगे। सच में एक परेशान बेवकूफ। वास्तविक दुनिया में नारुतो ने मुट्ठी भींच ली। जिगेन के आगमन ने उनकी मूल योजना को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। उन्हें जल्दी करनी होगी। नारुतो ने ओरोचिमारू से मिलने का फैसला किया। उन्होंने पहले ओत्सुत्सुकी उराशिकी से प्राप्त रिनेगन उन्हें सौंप दिया। ओरोचिमारू की आंखें चमक उठी। काला स्पेस टाइम गेट दिखाई दिया। से प्राप्त रिनेगन उन्हें सौंप दिया। ओरोचिमारू की आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रशंसा की कि ये आंखें अध्ययन के लिए बहुत मूल्यवान हैं। अगर ये बातें किसी और से कही जाती तो वे यकीन नहीं करते, लेकिन सच्चाई की तलाश में लगे ओरोचिमारू के लिए यह अलग था। उन्होंने आह भरी कि शिनोबी के जन्म का इतिहास उनके विचार से कहीं ज्यादा रोचक है। साथ ही नारुतो से पूछा कि क्या वह क्लैन अब मानव दुनिया में कहीं है। नारुतो ने सिर हिलाया, लेकिन कहा कि सबसे भयानक व्यक्ति आसमान में है। नारुतो द्वारा चक्रा की उत्पत्ति की व्याख्या करने के बाद ओरोचिमारू को अचानक सब कुछ समझ आ गया। उनकी दूरदर्शिता पहले से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंच गई थी। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा कि बुद्धिमान लोगों से बात करना आसान है। उन्होंने विनम्रता से ओरोचिमारू से रिनेगन का गहन अध्ययन करने के लिए कहा। भविष्य में उन्हें उस क्लैन की शक्ति का उपयोग उन्हीं के खिलाफ करने की जरूरत होगी। ओरोचिमारू ने नारुतो को आश्वासन दिया, कोई भी इस काम के लिए मुझसे ज्यादा उपयुक्त नहीं है। जाने से पहले नारुतो ने ओरोचिमारू से कहा कि वह अब जीवित लोगों पर रिएनिमेशन जुत्सु का उपयोग न करे। अगली बार वह उनके शरीर के लिए सबसे उपयुक्त व्हाइट जेत्सु को लाएंगे। ओरोचिमारू ने उत्सुकता से सिर हिलाया और सहमत हुए। नारुतो कुन वास्तव में सच्चाई की खोज के मेरे मार्ग पर एक मानक है। इस समय एक अंधेरी गुफा में कबूटो ने ओरोचिमारू को पीसकर सूप बनाने और उसे अपने शरीर में इंजेक्ट करने के बाद खुद को खो देने के रास्ते पर आखिरकार अपना लक्ष्य ढूंढ लिया था, जो ओरोचिमारू से परे एक अस्तित्व बनना था। अब उनका 1/3 शरीर ओरोचिमारू की कोशिकाओं द्वारा निगल लिया गया था, लेकिन उन्हें इस बदलाव की परवाह नहीं थी, क्योंकि आखिरकार उन्हें
ड्रैगन लैंड केव मिल गई थी जिसे ओरोचिमारू भी छू नहीं पाए थे। जब तक वह यहाँ व्हाइट स्नेक सेज का सेज मोड सीख लेते हैं, वह जाति से परे एक ड्रैगन का अस्तित्व बन जाएंगे। इस समय किसी दूर के अंतरिक्ष में जिगेन अचानक स्पेस टाइम से बाहर निकले। नारुतो के साथ अभी अभी हुई संक्षिप्त मुठभेड़ को याद करते हुए उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि नारुतो के स्तर का कोई शिनोबी मौजूद है और दूसरे व्यक्ति को उनकी खोई हुई असली पहचान भी पता थी। अपने दिल की भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने फिर से नारुतो से मिलने जाने का फैसला किया। जैसे ही नारुतो ने रिनेगेन को ओरोचिमारू को सौंपा, सुनाडे ने अचानक उन्हें ऑफिस में जैसे ही नारुतो ने रिनेगेन को ओरोचिमारू को सौंपा, सुनाडे ने अचानक उन्हें ऑफिस में बुलाया। सुनागाकुरे द्वारा भगोड़े मुकादे को पकड़ने में कोनोहा से मदद मांगने के कारण सुनाडे ने विंड कागे के साथ नजदीकी संबंधों वाले नारुतो को यह मिशन सौंपने का फैसला किया। मुकादे का नाम सुनते ही नारुतो को तुरंत पिछली जिंदगी की अपनी टाइम ट्रैवल यात्रा याद आ गई। उन्होंने युवा मिनाटो के साथ मिलकर अल्टीमेट रसेंगन का उपयोग करके उसे हराया था। पिता और पुत्र के अलग होने से पहले मिनाटो ने उन पर भूलने का जुत्सु लगाया था, लेकिन 6 पाथ्स पावर प्राप्त करने के बाद वह जुत्सु खुद ही खुल गया। 9 टेल्स चक्रा मोड में मिनाटो का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। मुझे नहीं पता था कि वह जुत्सु इतना बेकार था। नारुतो के साथ यामाटो, साई और सकुरा भी थे। जब वे रोरन रुइंस पहुंचे तो नारुतो के दिमाग में रानी सारा की सुंदर आकृति धीरे धीरे उभर आई। इससे जिगेन द्वारा लाया गया दबाव काफी कम हो गया। नारुतो ने चुपचाप सेज मोड का उपयोग करके आसपास जांच की। उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की दूर से उनकी जासूसी कर रही थी। उनकी मुस्कान हल्की सी बढ़ गई। वह जानते थे कि यह लड़की सारा की बेटी थी। जब वे खंडहर पहुंचे तो मुकादे ने घमंड से कहा कि वे देर से आए हैं। यह कहते हुए वह मिनाटो द्वारा सील की गई बेटी से कुनाई निकालने ही वाली थी। नारुतो ने यह देखकर तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड का उपयोग करके उनके पीछे दिखाई दिया और उन्हें एक लात मारकर दूर फेंक दिया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन इस समय नारुतो का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने 6 पाथ्स मोड को सक्रिय किया और उनकी आकृति अचानक गायब हो गई। अगले ही पल 2 काली छड़ें हवा में टकराईं। नारुतो ने ऊपर देखा और दांत पीसते हुए कहा, आखिरकार फिर तुम ही हो, ओत्सुत्सुकी इशिकी जिगेन। यह सुनकर जिगेन पहले हैरान हुए। यह आदमी सच में मेरी असली पहचान जानता है। उन्होंने नारुतो से सवाल किया कि उन्हें यह नाम कहां से सुना। नारुतो ने जवाब देने से मना कर दिया। वह तेजी से आगे बढ़े और 9 टेल्स क्यूबी नो तैजुत्सु गवन फुटो का उपयोग करके जिगेन पर हमला किया, लेकिन जिगेन की आकृति अचानक गायब हो गई। नारुतो थोड़े हैरान थे क्योंकि शरीर को छोटा करने के बाद जिगेन की दुर्भावना भी गायब हो गई थी। अगले ही पल नारुतो तेजी से पीछे कूदे। जिस जगह पर वह पहले थे वह किया। जैसे ही नारुतो ने रिनेगेन को वहां से मदद मांगने के कारण